हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर का भी नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी बिना पैरों की छाप। इनके ऑथर जो है उनका नाम है एजी वेल्स। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पर बॉक्स में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो चलिए उसे भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी इनविजिबल यानी अदृश्य हो सकता है, जिसे हम देख नहीं सकते? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? ये एक ऐसे साइंटिस्ट की स्टोरी है जो डिस्कवर करते हैं खुद को इनविजिबल करने के लिए, यानी अदृश्य करने के लिए उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी का यूज़ किया या फिर उसे मिस यूज़ किया। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे गए हैं और कहा गया है कि पहले आप स्टोरी को पढ़िए और उसके बाद इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो स्टोरी पढ़ने के बाद हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। लिखा है, द 2 बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। 2 लड़के होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं पैरों की छाप को देखकर। और कैसे पैरों की छाप को देखकर? नंगे पैरों के छाप को देखकर, जो कि मडी थे यानी कीचड़ से भरे हुए थे और फ्रेश भी थे यानी ताजे थे। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? वो जो barefooted man है वो क्या कर रहा है घर की सीढ़ियों पर, जो कि लंदन के बीचों बीच है। एंड वेयर वॉज द मैन? और वो आदमी कहाँ है? एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आईज अ फ्रेश फुट मार्क अपेयर्ड फ्रॉम नोवेयर। जैसे ही वो उसे टकटकी लगाकर देख रहे थे कि एक रिमार्केबल साइट यानी असाधारण दृश्य जो है उनको नजर आई। एक ताज़ा फुट मार्क यानी पैरों के निशान पता नहीं कहाँ से फिर से हाजिर हो गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और उसके बाद फुटप्रिंट्स आते ही गए एक के बाद एक, यानी डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और वो जो पैरों के निशान थे वो सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहे थे। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। जो बच्चे थे, जो बॉयज़ थे, उन्होंने उस फुटप्रिंट को फॉलो किया और तब तक फॉलो किया जब तक कि वो मडी इम्प्रेशन, वो कीचड़ से भरे हुए जो इम्प्रेशंस थे, धुंधले नहीं हो गए और लास्ट में एक ही साथ डिसअपियर यानी गायब नहीं हो गए। आगे लिखा है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ये जो मिस्ट्री है यानी रहस्य है, उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो रियली में बहुत सिंपल था। अब ये कैसे सिंपल थे, तो चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। वो जो bewildered यानी कि हक्के बक्के जो बच्चे थे, जो बॉयज़ थे, वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने हाल फिलहाल में डिस्कवर किया था कि कैसे एक ह्यूमन को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, यानी कैसे एक मानव जाति को गायब किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, जो किसी को नज़र ना आए। राइट। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. तो जैसे कि हम लोग पहले ही हमने पढ़ा था कि ये स्टोरी किसकी है, साइंटिस्ट की है। तो उस साइंटिस्ट का क्या नाम है, ग्रिफिन। तो ग्रिफिन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि किसी भी ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass.
तो फाइनली उन्होंने क्या किया कि कुछ दुर्लभ जो ड्रग होते हैं, जो दुर्लभ ड्रग थे जो उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने उसे स्वेलो कर लिया यानी निगल लिया, और उनकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई। ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गए, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है कि वो जो चीज़ है वो सामने हो लेकिन उसके आर पार देखा जा सकता है। तो जब उन्होंने वो जो रेयर ड्रग्स थे जो उनकी खोज थी, उन्होंने जब उसे निगल लिया तो उनकी बॉडी जो थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई। ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे किसी ग्लास की एक शीट हो। आगे लिखा है दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। हालांकि वो ट्रांसपेरेंट हो गए थे लेकिन फिर भी उनकी बॉडी जो थी वो सॉलिड थी, ग्लास की तरह। यानी कि अगर उन्हें छुआ जाए तो उन्हें महसूस किया जा सकता था कि वो यहीं पर हैं, जबकि वो ट्रांसपेरेंट हो गए थे। यहाँ लिखा है ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज। हालांकि जो ग्रिफिन थे वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन फिर भी वो एक लॉलेस पर्सन थे, यानी कानून के विरुद्ध पर्सन थे, यानी कि कानून को तोड़ने वाले पर्सन थे वो। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। तो वो जो साइंटिस्ट थे वो रेंट पर रहते थे, भाड़े में रहते थे। तो उनके जो लैंडलॉर्ड थे वो उन्हें नापसंद करते थे और उन्होंने कोशिश भी किया था कि वो वहाँ से उन्हें निकाल दे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदले में ग्रिफिन जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्हीं के घर को उसने जला दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। वो किसी को नज़र ना आए इसलिए उसने क्या किया, अपने कपड़ों को रिमूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो इनविजिबल थे, उनके जो कपड़े थे वो तो इनविजिबल नहीं थे, वो तो नज़र आ रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो क्लोथ्स को रिमूव उन्होंने कर दिया। Thus it was that he became a homeless wanderer। उसके बाद राइटर कहते हैं कि वो जो थे जैसे ही उन्होंने उसके घर को जला दिया और वहाँ से भाग गए और अपने कपड़े को उन्होंने रिमूव कर दिया, तो उसके बाद वो होमलेस हो गए, यानी कि बिना घर वाले हो गए और वो इधर उधर घूमते रहे और उनके पास ना कोई कपड़े थे ना ही कोई मनी थे और वो इनविजिबल तो थे ही, यानी अदृश्य तो थे ही। Until he happened to step in some mud, और तब तक वो इनविजिबल रहे जब तक कि उन्होंने मड में कदम नहीं रख दिए, यानी कीचड़ में कदम नहीं रख दिए हों। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जैसे ही उन्होंने कीचड़ में अपना पैर रखा था तो जो कीचड़ थे उनके पैरों में लगे थे और जो फुटप्रिंट्स थे वो जैसे जैसे चल रहे थे उसके छाप वहाँ पड़ रहे थे। और इसी छाप को देखकर, इसी फुटप्रिंट्स को देखकर जो दो बॉयज़ थे वो पूरी तरह सरप्राइज हो गए थे। आगे लिखा है ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। वो उन दो लड़कों से आसानी से तो उन्होंने स्कैप कर लिया, यानी उनसे वो बच तो निकले, जो वो बच्चे जो उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे। कहाँ फॉलो कर रहे थे? लंदन में। तो उनसे वो तो बचकर निकल गए, बट हिज एडवेंचर्स वर बीन नो मीन्स ओवर। लेकिन उनके जो एडवेंचर्स थे, जो उनके डेंजरस एक्सपीरियंस थे, वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। उन्होंने बहुत ही बुरा समय चुना था साल का लंदन में घूमने के लिए, वो भी बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, और ये क्या था? एक मिड विंटर था, यानी कड़कड़ाती जाड़े का मौसम। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो कुछ नहीं कर सकते थे बिना कपड़ों के। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। और वो सड़कों पर घूमने के बजाय उन्होंने सोचा कि लंदन के एक किसी बड़े स्टोर में जाया जाए ताकि वहाँ उन्हें कुछ गर्मी मिल सके। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। जब वो लंदन के बिग स्टोर में जाते हैं तो जो दुकान बंद करने का समय जब आता है तो जैसे ही डोर बंद होती है तो ग्रिफिन क्या करते हैं, वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो खुद को कपड़े पहना सके,
यानी कि वो खुद कपड़े पहनते हैं और खुद को खाना खिलाते हैं बिना कुछ खर्च के। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. वो बॉक्सेस को खोलता है और उनके रैपर्स को खोलता है और वो खुद को कुछ गर्म कपड़ों से से खुद को मतलब ढक लेते हैं, यानी कि खुद को गर्म कपड़े पहना लेते हैं। Soon with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. जल्द ही वो शूज़ पहन लेते हैं, एक ओवरकोट पहन लेते हैं और एक वाइड ब्रिम्ड हैट पहन लेते हैं। और उसके बाद जब वो पूरी तरह से ड्रेस पहन लेते हैं तो वो एक विजिबल पर्सन हो जाए, यानी अब वो नज़र आ रहे होते हैं। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि जिस बिग स्टोर में वो गए थे, वहाँ पर जो किचन थी, उस रेस्टोरेंट में की जो किचन थी, वहाँ पर उन्हें कोल्ड मीट मिलती है, कॉफ़ी मिलती है, और वो क्या करते हैं कि खाना खाते हैं, मिठाई खाते हैं और वाइन पीते हैं उसी ग्रोसरी स्टोर से। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और उसके बाद वो क्या करते हैं, रज़ाई को लेकर सो जाते हैं। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन जो थे वो सही समय पर उठ जाते तो सब कुछ अच्छा होता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. वो तब तक नहीं उठे जब तक कि वो जो बिग स्टोर थे उसके असिस्टेंट जो थे सुबह सुबह नहीं पहुंच गए, वो तब तक सोते रहे थे। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. यहाँ पर लिखा है कि जब उसने यानी ग्रिफिन ने उनको देखा वहाँ पहुँचते हुए तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और वहाँ से भागने लगे। They naturally gave chase, और जैसे वो भागने लगे तो जो बिग स्टोर के असिस्टेंट थे वो उनको चेस करने लगे, उनका पीछा करने लगे, क्योंकि वो तो कपड़े पहने हुए थे और जो कपड़े पहने हुए थे इसकी वजह से वो विजिबल हो रहे थे। In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और वो एक ही वजह से escape हो सकते थे, उनसे बच सकते थे, जब वो अपनी जो क्लोथ्स थी जो उन्होंने नई नई पहनी थी, वो क्लोथ्स उस स्टोर में, वो जब तक कि वो उसे उतार कर ना फेंक दे। राइट। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। तो जैसे ही उन्होंने अपने कपड़े को उतारा तो वो एक बार फिर से इनविजिबल हो गए, लेकिन वो नेक्ड हो गए यानी नंगे हो गए उसी जनवरी मतलब जो ठंडी जनवरी थी उसमें वो बिना कपड़ों के हो गए, लेकिन वो इनविजिबल थे। यानी कि यहाँ पर जो महीना था वो विंटर का महीना था और इस वजह से जो एयर थी वो बहुत ज़्यादा चिल थी, यानी एयर ठंडी थी। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. तो जो ग्रिफिन थे इस समय एक थिएट्रिकल कंपनी को ट्राई करने का उन्होंने डिसाइड किया, जहाँ पर ना सिर्फ उन्हें क्लोथ्स मिले पहनने के लिए बल्कि उन्हें कुछ ऐसा मिले जिससे कि वो उनके शोल्डर्स के ऊपर का जो स्पेस था, खाली स्पेस था, जैसे कि नाक, आँख, कान, तो उसे भी वो हाइड कर सके। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो वो ठंड से कपकपाते हुए वो कहाँ जाते हैं, एक ड्ररी लेन के पास जाते हैं, और वो जो क्या था, एक सेंटर था थिएटर वर्ल्ड का, यानी वो वहाँ थिएटर था वहाँ पे। ठीक है, तो ही soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. तो जल्द ही उन्हें एक सुटेबल शॉप मिल जाता है और फिर वो अंदर जाते हैं, लेकिन वो इनविजिबल थे, यानी कि वो किसी को नज़र नहीं आ रहे थे, और वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और जब वो वापस वहाँ से आते हैं तो वो क्या करते हैं, बैंडेजेस पहने हुए होते हैं अपने फोरहेड में। फोरहेड किसे कहते हैं, जो आँखों के ऊपर का और सर से जो नीचे होता है जिसे माथा कहते हैं, वहाँ पर वो बैंडेजेस लगाए होते हैं, और वो डार्क ग्लासेस पहने होते हैं और नकली जो नाक लगाई होती है और एक बिग बुशी साइड विस्कर्स, यानी कि
बड़ी सी जो मूछें लगाई हुई होती हैं वो होते हैं, एंड अ लार्ज हैट, और उसके बाद वो एक बड़ी सी टोपी पहने हुए होते हैं। To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. तो वहाँ से बिना दिखे वो भागने के लिए वो क्या करते हैं ग्रिफिन, वो बेरहमी से वो शॉपकीपर को पीछे से अटैक करते हैं और उसके बाद वो उन्हें रॉब कर लेते हैं, यानी उनके पास जितना भी मनी था वो उन्हें ले लेते हैं। जितना भी मनी उन्हें मिल सकता था वो उन्हें उस शॉपकीपर से ले लेते हैं। आगे लिखा है, Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. तो वो जो क्राउडेड लंदन यानी भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर जाने के लिए उसने क्या किया कि एक ट्रेन लिया उन्होंने, और वो कहाँ के लिए लिया, आइपिंग के गांव के लिए लिया, जहाँ पर उन्होंने 2 रूम बुक किया किसी एक लोकल इन पर, यानी कि लोकल इन यानी जहाँ पर रुका जाता है। ओके। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. तो हालांकि वहाँ पर ज़्यादा विंटर के दिनों में कोई भी स्ट्रेंजर ज़्यादा आते नहीं थे, तो विंटर में एक स्ट्रेंजर का आना यानी एक अजनबी का आना तो वहाँ के लिए एक अनयूजुअल इवेंट था। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वेगिंग। तो वो जो अजनबी थे यानी ग्रिफिन ही एक स्ट्रेंजर के रूप में गए थे वहाँ, तो उनका जो अपीयरेंस था वो दिखावट जो था वो बहुत अनकॉमन था। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल जो कि उस लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया ताकि उससे कुछ बातचीत किया जा सके, उनसे दोस्ती की जा सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। पर ग्रिफिन को कोई भी इच्छा नहीं थी बात करने की, और उसने मिसेस हॉल से कह दिया कि मेरी जो वजह है यहाँ पर आइपिंग आने की वो ये है कि मैं अकेलापन चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस जो है वो अफेक्ट हो गया है। ये किसने कहा, ग्रिफिन ने कहा। किसे कहा, मिसेस हॉल से कहा। ओके। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। तो सेटिस्फाइड होने के बाद मिसेस हॉल कि उनका जो गेस्ट है वो एक सन की साइंटिस्ट है, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इस फैक्ट को देखकर कि जो ग्रिफिन थे उन्होंने उसे एडवांस में पेड किया था उन्होंने, तो मिसेस हॉल ने क्या किया कि एक्सक्यूज़ बना दिया उनके स्ट्रेंज हैबिट और इरिटेबल टेम्पर का, कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जैसे भी है ये एडवांस में इन्होंने पैसे दे दिए हैं। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। लेकिन जो चोरी किए हुए पैसे थे वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, और ग्रिफिन को ये एहसास हुआ, एडमिट हुआ कि उसके पास अब ज़्यादा कैश नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. तो उन्होंने क्या किया, नाटक किया, हालांकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके पास किसी भी मोमेंट में एक चेक अराइव होगा यानी पहुंचेगा, एक चेक। ओके। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड। ओके, तो पहले मैं बता दूं कि ये जो चेक वाली जो बात है, जो नाटक किया था ग्रिफिन ने, उसने मिसेस हॉल को बताया था, ठीक है, ताकि वो जो उसके पास पैसे जो नहीं थे वो बाद में उन्हें पे कर देगा। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक घटना घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइज़ेस इन द स्टडी। ठीक है, तो काफ़ी सुबह जो क्लर्जीमैन, यानी क्लर्जीमैन किसको बोलते हैं, पादरी को कहते हैं, और उसकी वाइफ जो है वो जग जाती है नॉइज़ेस से, यानी कि जहाँ पर स्टडी होती है वहाँ पर जो नॉइज़ेस हो रहे थे उससे जो पादरी है और उसकी वाइफ है वो जग जाते हैं। ठीक है, तो क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और वो चुपके से वो डाउन स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे जाते हैं।
They heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. तो जब वो नीचे की ओर आते हैं तो वो सुनते हैं, पैसों की खनखनाहट सुनते हैं, जो कि पादरी जो थे उनके डेस्क से लेने की आवाज़ आ रही थी। यानी वो जो पैसे थे वो क्लर्जी मैन के डेस्क से कोई ले रहा था, उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। बिना कोई आवाज़ के अपने हाथ में पोकर लिए, पोकर मीन्स होता है एक छड़ी जैसा होता है, वो क्लर्गी मैन ने दरवाज़ा खोल दिया और उन्होंने कहा सरेंडर। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपेयर टू बी एम्प्टी। और वो ये देखकर हैरान हो गए और उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो रूम था वो खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी। उन्होंने और उनकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, कर्टेन्स के यानी पर्दे के पीछे देखा और इवन चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, पर ऐसा कोई भी साइन नहीं था किसी का। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। फिर भी जो डेस्क जो था वो खुला हुआ था और घर की जो हाउस कीपिंग मनी थी, यानी जिससे घर के खर्च की जो मनी थी वो मिसिंग थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। जो पादरी थे वो दिन भर सिर्फ यही कहते रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। पर ये उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितना कि उस सुबह के थोड़ी देर पहले मिसेस हॉल्स के फर्नीचर के साथ हुआ था। कैसे ये मिसेस हॉल्स के फर्नीचर के उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, आगे देखते हैं। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट्स डोर वाइड ओपन। लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ सुबह जल्दी उठ गए थे और वो ये देखकर सरप्राइज थे कि साइंटिस्ट का जो डोर था वो खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। आमतौर पर ये बंद रहता था और लॉक रहता था और वो आग बबूला हो जाता था अगर कोई उसके रूम में इंटर कर जाता था तो। ओके, द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। तो ये जो मौका था वो इतना अच्छा था कि वो उन्हें मिस नहीं करना चाहते थे। दे पीप्ड अराउंड द डोर। उन्होंने दरवाजे के अंदर झांका। सो नोबडी, और उन्होंने किसी को नहीं देखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने डिसाइड किया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड। जो बेड का जो क्लोथ्स था वो ठंडा था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। और इससे ये पता चल रहा था कि जो साइंटिस्ट थे वो कुछ समय पहले ही उठ चुके थे। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और ताज्जुब की बात ये थी कि द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। जो क्लोथ्स और बैंडेजेस जो वो पहना करते थे वो रूम में थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हेयर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक से मिसेस हॉल ने अपने कान के नज़दीक सूंघने की आवाज़ सुनी। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और कुछ क्षण के बाद ही जो हेड था जो बेड पोस्ट पर रखा हुआ था वो उछला और उनके फेस से जा टकराया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। तब जो बेडरूम का जो चेयर था वो जिंदा हो गया। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर। और वो हवा में उछला और उसके जो पैर थे, जो 4 पैर होते हैं चेयर के, लेग्स फोरमोस्ट, यानी उनकी तरफ बढ़ने लगा। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे, और वो और उनके हस्बैंड जैसे ही वो पलटे इन टेरर, घबराहट के मारे, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर थी उसने उन दोनों को पुश किया, धक्का दिया रूम के बाहर। एंड देन अपेयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और उसके बाद जो डोर था
वो धड़ाम से बंद हुआ और लॉक हो गया। इससे ये क्या पता चलता है? इससे पता चल रहा है कि जो ग्रिफिन थे, जो साइंटिस्ट थे, वो इनविजिबल थे और वो रूम में आ गए थे और वो उन्हें देखकर आग बबूला हो गए थे। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। तो मिसेस हॉल जो है डर के मारे सीढ़ियों से गिरते गिरते बची थी। यहाँ हिस्टेरिक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर, या फिर इसका मतलब होगा बेहोशी। तो मिसेस हॉल जो है, ये भी हो सकता है कि मिसेस हॉल जो है हल्की बेहोशी में स्टेयर से, सीढ़ी से लगभग गिरते गिरते बची थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। उन्होंने ये कन्विंस किया कि जो रूम है उसमें आत्मा बच चुकी है, यानी वो हॉन्टेड है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काउज्ड दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर। और ये उस स्ट्रेंजर की वजह से हुआ जिसने फर्नीचर में इसे इंटर किया है। आगे वो लिखती हैं, आगे वो कहती हैं, माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। मेरी माँ उस चेयर में बैठा करती थी। शी मोन्ड, वो कराकर या रोकर उन्होंने कहा। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और ये सोचना कि अब वो मेरे खिलाफ मुझ पर वो अटैक हो रहा है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज काउज्ड बाई विचक्राफ्ट। तो जो उनकी पड़ोसियों की जो फीलिंग थी वो ये थी कि जो भी परेशानियाँ हुई हैं वो जादू टोना की वजह से हुई है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन जो जादू टोना है या नहीं। When news of burglary at the clergyman's home became known, और तो जब जो न्यूज़ है चोरी की क्लर्जीमैन के होम की, यानी कि पादरी के घर की जब चोरी सबको पता चले, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर शक गया कि इन्हीं का इसमें हाथ है। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर when he suddenly produced some ready cash। तो ये जो शक है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया जब वो पहले रेडी मतलब कि जो पहले वो कैश उन्होंने तुरंत दे दिया था वो मिसेस हॉल को, ठीक है। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। जैसे कि उन्होंने ये पहले ही एडमिट किया था, एक्सेप्ट किया था कि उनके पास पैसे हैं ही नहीं। तो फिर ये जो पैसे थे उन्होंने मिसेस हॉल को कैसे दिया? तो ये इस वजह से भी उनके ऊपर, यानी जो साइंटिस्ट है उनके ऊपर शक और भी गहरा हो गया। आगे लिखा है, द विलेज कांस्टेबल वॉज सेक्रेटली सेंट फॉर। जो गांव के कांस्टेबल थे उन्हें सेक्रेटली भेजा गया, किसे पकड़ने के लिए? साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। तो कांस्टेबल के इंतज़ार करने के बजाय जो मिसेस हॉल थी वो साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। जो कि वो कहीं से मिस्टीरियसली अपीयर हो गए थे उस खाली बेडरूम से। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे चेयर के साथ क्या किया है। शी डिमांडेड, उन्होंने डिमांड किया। किसने? मिसेस हॉल ने। किसे डिमांड किया? साइंटिस्ट से, यानी ग्रिफिन से। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली रूम से कैसे बाहर आए। एंड हाउ यू इंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुम बंद हुए रूम में के अंदर कैसे गए। फिर आगे लिखा है, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। जो साइंटिस्ट था वो हमेशा की तरह क्विक टेम्पर्ड था, यानी तुरंत गुस्सा होने वाला था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो आग बबूला हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। तुम नहीं समझते कि मैं कौन और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, बहुत अच्छा। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, या मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। और अचानक ही उसने फेंकना शुरू कर दिया। बैंडेजेस जो वो पहने हुए था, विस्कर्स जो उसकी मूछें थी उसने वो भी उतार कर फेंक दी,
अपने चश्मे और यहाँ तक कि नोज़ को भी, जो नकली नोज़ उसने पहनी हुई थी वो भी उतार कर उसने फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये सिर्फ उसे इतना करने में सिर्फ 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। जो डरे हुए पीपल थे बार में, उन्होंने एक हेडलेस मैन को देखा। जैसे ही वो जो ग्रिफिन थे उन्होंने उतारकर फेंकना शुरू किया अपने बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स और नोज़, तो वो वहाँ पर जो उनका एम्प्टी जो एरिया था वो इनविजिबल हो गया था, तो वो हेडलेस मैन दिख रहे थे। तो जो लोग थे वो डर गए थे एक हेडलेस मैन को देख। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। जो मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल थे अब वो पहुंच गए थे, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और वो सरप्राइज हो गए थे ये देखकर कि उन्हें एक बिना सर वाले इंसान को अरेस्ट करना है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। बट जेफर्स को आसानी से वो रोका नहीं जा सकता था उनको अपनी ड्यूटी करने से, यानी खुद को वो रोक नहीं सकते थे अपनी ड्यूटी करने से। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, अगर एक मजिस्ट्रेट का यानी एक जज का वारंट होता है, ऑर्डर होता है एक पर्सन को अरेस्ट करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस पर्सन को अरेस्ट करना पड़ता है, विद और विदाउट हिज हेड, साथ में या बिना साथ उसके हेड के, यानी सर के साथ या बिना सर के उसे अरेस्ट करना होता है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. तो जो पुलिसमैन थे, जो कांस्टेबल थे, वो एक रिमार्केबल सीन दिख रहा था उनको कि जब भी वो पकड़ने के लिए सोचते थे उस मैन को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल हो रहा था जैसे ही वो अपने एक एक करके गारमेंट को यानी कपड़े को थ्रू कर रहा था। फाइनली शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और फाइनली एक शर्ट हवा में उड़ा, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। तो जैसे ही वो शर्ट हवा में उड़ा, तो जो कांस्टेबल थे उन्होंने खुद को स्ट्रगल करते हुए पाया कि किसी को भी वो जिसे अरेस्ट करना चाहते थे वो उसे पूरी तरह से देख नहीं सकते थे। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग जो थे उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, पर उन्होंने पाया खुद को कि कहीं से उन्हें मुक्का पड़ रहा है, ठीक है, हिट हो रहा है। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. तो लास्ट में जेफर्स जो थे वो बेहोश हो गए, इतना मार पड़ा उनको। जैसे कि वो उन्हें पकड़ने के लिए जा रहे थे तो उनको मार पड़ रहा था, किसे पकड़ने के लिए, अनसीन साइंटिस्ट को, जो इनविजिबल थी, नज़र नहीं आ रहे थे, तो उन्हें साइंटिस्ट के ज़रिए हिट किया जा रहा था जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो गए यानी बेहोश हो गए। They were nervous, excited cries of hold him. तो जो आवाज़ें थी सब लोग उन्हें कह रहे थे, नर्वस होकर एक्साइटेड थे जो सभी, और कह रहे थे उन्हें पकड़ो पकड़ो। बट दिस वॉज ईज़र सेड देन डन, पर ये बोलना आसान था पकड़ने के बजाय, यानी पकड़ने से ज़्यादा बोलना आसान था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, और ग्रिफिन जो थे उन्होंने खुद को वहाँ से फ्री कर लिया। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कहाँ से उनके ऊपर कैसे उन्हें पकड़े, ठीक है। तो ये थी इस चैप्टर की कहानी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।